गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। चलिए तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण से टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोनॉमी, जिसे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि ब्रह्मांड का शुरुआत कैसे हुई आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसे हम लोग बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। दरअसल बात यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक जो प्रमाणित सिद्धांत रहा है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश बोलते हैं बिग बैंग थियरी। तो चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग, बिग बैंग थियरी आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं कि आखिर ज्योग्राफी क्या होता है। चलिए देखिए, ज्योग्राफी का जनक बोला जाता है हिकेटियस को। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोला जाता है? ज्योग्राफी का जनक हिकेटियस। चलिए, ज्योग्राफी का जनक बोला जाता है हिकेटियस को, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है इरेटोस्थेनीज को। तो भूगोल का जनक ये हो गया हिकेटियस। अब व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज को। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक यह है अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। चलिए, इसे याद करने के लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में जो है वो हम ही है, जिस कारण ये याद हो जाएगा कि वर्तमान में कौन है, हम है। वर्तमान में कौन है, हम है। जब वर्तमान में हम है तो वर्तमान भूगोल का जनक कौन हो गया, अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट वर्तमान में कौन है, हम। तो वर्तमान भूगोल का जनक कौन हो गया, अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। आप लोग केवल हम्बोल्ट याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आप लोग को केवल टिक करने के लिए आएगा, ना कि लिखने के लिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। भूगोल का जनक हो गया हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन हो गया, हिकेटियस। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाएगा, इरेटास्थेनीज को। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थेनीज को। और वर्तमान भूगोल का जनक बोला जाता है अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। याद करने के लिए वर्तमान में कौन है, हम है। हम से क्या याद हो जाएगा, हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए अपने सीधा टॉपिक पे आते हैं, एस्ट्रोनॉमी पे। और हम लोग आज एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे बिग बैंग थियरी यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित है। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ सिद्धांत के बारे में आप लोग को जानना आवश्यक है। जैसे पहला सिद्धांत हो गया महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश बोलते हैं बिग बैंग थियरी। इसे दिए थे बेल्जियम के एक पादरी थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। तो इस सिद्धांत को इसने दिए थे बेल्जियम के एक पादरी थे। पादरी यानी जो चर्च में पूजा कराते हैं, समझिए पादरी वहां के कितने विद्वान होते हैं। ठीक है, बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका क्या नाम था, जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे।
तो जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने दिया था बिग बैंग थियरी। जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने दिया था बिग बैंग थियरी 1927 में। कब दिए थे? 1927 में। इसी सिद्धांत के अनुसार, इनके ही सिद्धांत के अनुसार यह प्रमाणित किया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अब जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसके जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बिग बैंग थियरी। और एक बात इसको यह भी याद रखिएगा कि बिग बैंग थियरी की जो बढ़िया से व्याख्या की है रॉबर्ट वागनेर ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वागनेर। तो पूछेगा बिग बैंग थियरी यानी महाविस्फोट के सिद्धांत को बढ़िया से व्याख्या किसने किया था? तो रॉबर्ट वागनेर। बढ़िया से व्याख्या किसने किया था? रॉबर्ट वागनेर, वेगोनेर। अगर पूछेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत या फिर महाविस्फोट का सिद्धांत या फिर बिग बैंग थियरी का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था? तो हो गया जॉर्ज लेमेंत्रे। अगर ये पूछ देगा कि सिद्धांत को बढ़िया से व्याख्या किसने किया था? तो रॉबर्ट वेगनेर ने, रॉबर्ट वेगनेर ने। अब समझते हैं बिग बैंग थियरी यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। देखिए जैसे एक व्यक्ति का 3 नाम होता है, जैसे एक व्यक्ति का 3 नाम होता है, इसी तरह इस सिद्धांत का 3 नाम है। पहला क्या नाम हो गया? महाविस्फोट का सिद्धांत, दूसरा बिग बैंग थियरी और तीसरा हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए ये तीनों बात अगर बोला जाए तो तीनों बात सेम है, ठीक है। और तीनों सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे क्या थे? बेल्जियम के पादरी। जिन्होंने इस सिद्धांत को कब दिया था? 1927 में। सिद्धांत को कब दिए थे? 1927 में। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई जॉर्ज लेमेंत्रे के अनुसार, ठीक है। इसके लिए अगला स्लाइड लेते हैं। समझिए हम लोग क्या पढ़े? बिग बैंग थियरी। ऊपर हेडिंग बना देते हैं बिग बैंग थियरी का। देखिए बिग बैंग थियरी का ये 3 नाम है, ठीक है। एक बिग बैंग थियरी, दूसरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत और तीसरा महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेंत्रे के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, कितना? आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले कुछ नहीं था। न पृथ्वी थी, न सूर्य था, कुछ नहीं था। केवल क्या था? एक गोला था। क्या था? एक गोला था। तो आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले क्या था? केवल एक गोला था। इस गोला की डेंसिटी यानी कि घनत्व बहुत ज्यादा थी। इस गोले की डेंसिटी यानी कि घनत्व बहुत ज्यादा थे। तो सबसे पहले क्या था? कुछ नहीं था। क्या था? केवल एक अति उच्च घनत्व वाला गोला था। अति उच्च घनत्व वाला, कितने वर्ष पहले? 13.8 अरब वर्ष पहले क्या था? एक अति उच्च घनत्व वाला गोला था। अब समझिए इस गोला में किसी अज्ञात शक्ति के कारण, इस गोला में किसी न किसी अज्ञात शक्ति के कारण इसमें हो गया महाविस्फोट। क्या हो गया गोला में? महाविस्फोट। अब समझिए जब गोला में हो गया महाविस्फोट तो सारे गोला कण के आकार में आ गए। सारे गोला फटकर इधर उधर घूमने लगे। तो इसके बाद कैसी अवस्था हो गई? कण की अवस्था हो गई। सारे गोले ने किस अवस्था में ले लिया? कण। अब देखिए कण कैसे कण बने? 3 तरह के कण बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने तरीके कण बने? 3 तरीके का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब समझिए इन तीनों ये जो तीनों कण मिले मिलकर क्या मान लिया? परमाणु। अब हम जानते हैं कि परमाणु में क्या होता है? द्रव्यमान। समझिए परमाणु में क्या होता है? द्रव्यमान। अब समझिए इस द्रव्यमान के कारण इसमें क्या आ गया? गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि जिस वस्तु में द्रव्यमान होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल आ ही जाएगा। तो द्रव्यमान के बाद क्या आ गया? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल। और समझिए जिस भी चीज में गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व बल रहेगी,
जिस भी चीज में गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि गुरुत्व बल रहेगा वो एक अपने अपने आप को एक जगह से वो खींचना शुरू करेगा, उसके और क्या शुरू हो जाएगा, खिंचाव शुरू हो जाएगा। और समझिए गुरुत्व बल मतलब अपने ओर क्या करना है, खींचना। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, इस कारण किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है। और समझिए जब कण में आ गया गुरुत्वाकर्षण बल तो कण आपस में खींचना शुरू किया, एक दूसरे को खींचना शुरू किया। अब देखिए कण कण संकेंद्रित होते 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 आपस में पास आना शुरू किया, और पास आकर किसका रूप ले लिया, एक गोले का रूप ले लिया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, तारा। क्या बोलते हैं, तारा। तो सबसे पहले ब्रह्मांड कुछ नहीं था, क्या था, एक अति उच्च घनत्व वाला गोला था। उसके बाद क्या बन गया, कण में विभक्त हो गया, कण आपस में जुड़कर क्या बना लिए, तारा। कण आपस में जुड़कर क्या बना लिए, तारा। और समझिए तारा भी धीरे धीरे आपस में अगर पास आने लगे, तारा भी धीरे धीरे पास आकर आने लगे, और तारा मिलकर बना लिए आकाश गंगा। क्या बना लिए, आकाश गंगा। ये क्या हो गई, आकाश गंगा, इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। और समझिए सबसे पहले क्या था, कुछ नहीं था, एक क्या था, अति उच्च घनत्व वाला गोला था। उसके बाद गोला फटकर क्या बोल गया, कण में विभक्त हो गया, कण क्या बन गए, तारा। तारा के बाद की अवस्था क्या हो गई, तारा, बहुत सारा तारा मिलकर क्या बना लिया, आकाशगंगा। अब यहाँ क्या अवस्था है, यहाँ समझते हैं। अब समझिए उसके बाद 3 आकाशगंगाओं के समूह को बोलते हैं सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के समूह क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। एक आकाशगंगा हो गया, तीन आकाशगंगाओं को समूह को बोलते हैं सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं को समूह को बोलते हैं सुपर क्लस्टर। और ऐसा ही बहुत सारे आकाशगंगा अगर आकर मिल जाएगी, और ऐसे ही बहुत सारे आकाशगंगा बोल तो 100 अरब आकाशगंगा है। कितना अरब, 100 अरब आकाशगंगाओं के समूह को बोलते हैं ब्रह्मांड। और ऐसे ऐसे कितने आकाशगंगाओं के समूह को बोलते हैं ब्रह्मांड, 100 अरब। अगर 100 अरब आकाशगंगा है तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड। सौ अरब आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। यहां तक क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या था, कुछ नहीं था, एक अति उच्च घनत्व वाला गोला था। गोला में क्या हो गया, महाविस्फोट। महाविस्फोट के बाद ये क्या बन गए, कण बन गए। कण के बाद क्या बन गया, कण सारे मिलकर क्या बन गए, तारा। सारे कण मिलकर क्या बन गए, तारा। अब बहुत सारे तारा मिलकर क्या बना लिया, आकाशगंगा। अच्छा ये सवाल आ गया, कितने एक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में तारे होते हैं 100 अरब। एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब। प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब। प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे, 100 अरब। और एक ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है, तो उसका भी आंसर होगा 100 अरब। एक ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड हो गया, तो इसमें कितने आकाशगंगा है, 100 अरब। एक ब्रह्मांड में कितना आकाशगंगा, 100 अरब। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से आते हैं, देखिए पहले कुछ नहीं था, पहले क्या था, एक अति उच्च घनत्व वाला गोला था। गोले में क्या हो गया, महाविस्फोट। महाविस्फोट होने के कारण गोला किस रूप में आ गया, कण के रूप में। किस रूप में आ गया, कण के रूप में। यही सारे कण समय के साथ आपस में करीब आते गए, करीब आकर क्या बना, किसका निर्माण कर लिया, तारा का। बहुत सारे तारा आपस में करीब आकर किसका निर्माण कर लिया, आकाशगंगा। एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब। एक आकाशगंगा में कितने तारे, 100 अरब। 3 आकाशगंगाओं समूह क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं समूह क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। बहुत सारे आकाशगंगाओं को समूह बोले तो 100 अरब आकाशगंगा समूह क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड। समझिए ब्रह्मांड कितनी बड़ी है। चलिए यहां तक हम उम्मीद करते हैं सब लोग क्लियर हो गया। अच्छा एक सवाल पूछता है कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है। हम भी तो किसी न किसी आकाशगंगा में रहते हैं। उस आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। अब समझिए जो हमारा सुपर क्लस्टर है उसमें 3 आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, इसी को बोलते हैं मंदाकिनी, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। समझिए एक आकाशगंगा है लेकिन नाम 3 है, और तीनों से प्रश्न पूछ सकता है कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं। ऑप्शन में तीनों हो सकता है, दुग्ध मेखला भी हो सकता है, मंदाकिनी भी हो सकता है, मिल्की वे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देखते रहिएगा। और दूसरी आकाशगंगा है देवयानी। दूसरी आकाशगंगा का नाम है देवयानी। दूसरी आकाशगंगा का नाम है देवयानी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। दूसरी आकाशगंगा का नाम है देवयानी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन हो गई, देवयानी।
हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन हो गई? देवयानी। चलिए यहां तक क्लियर है। तीसरी आकाशगंगा का नाम है NGCM33। तो हमारे सुपर क्लस्टर में कितने आकाशगंगा? 3। पहला का नाम है मंदाकिनी जिसमें हम खुद रहते हैं, दूसरा का नाम है देवयानी जो हमारे सबसे करीब की है, तीसरा का नाम है NGCM33 जिसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं प्राप्त है। चलिए ये तो हो गया बिग बैंग थियरी यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत। इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 2-3 और सिद्धांत प्रचलित है जिसको हम आगे करा देते हैं। चलिए तो एक हेडिंग बनाते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रचलित सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रचलित सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने पहला सिद्धांत पढ़ लिया था बिग बैंग थियरी। जिसे हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। जिसे जानते हैं हम लोगों ने, किसने दिया था? जॉर्ज एलेमेंटरे, जो एक बेल्जियम के क्या थे? पादरी थे। और इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या किसने किया था? रॉबर्ट वेगानर। चलिए यहां तक तो सब लोग क्लियर हो गए, यहां तक सब लोग क्लियर हो गए। चलिए इसके बाद से इसके लिए एक दो और सिद्धांत प्रचलित है, साम्यवाद या सतत सृष्टि सिद्धांत। साम्यवाद या सतत सृष्टि सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए एक और सिद्धांत जो प्रचलित था, साम्यवाद या सतत वृष्टि सिद्धांत। एक और सिद्धांत है दोलन गति का सिद्धांत। और एक और सिद्धांत जो प्रचलित जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था स्पीति सिद्धांत। चलिए तो देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित है। पहला बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट का सिद्धांत जिसे हम लोग जानते हैं, किसने दिया था? जॉर्ज एलेमेंटरे ने। किसने दिया था? जॉर्ज एलेमेंटरे। दूसरा है साम्यवाद या सतत सृष्टि का सिद्धांत जिसको दिया था थॉमस गोल्ड और हॉर्मन बॉडी ने। याद रखिएगा नाम, थॉमस गोल्ड या हॉर्मन बॉडी। जो साम्यवाद या सतत सृष्टि सिद्धांत है इसको दिया था थॉमस गोल्ड एवं हॉर्मन बॉडी ने। ठीक है। दोलन सिद्धांत दिया था एलन संडेजा ने, डॉक्टर एलन संडेजा। और जो स्पीति सिद्धांत है इसको दिया था एलन गुथ ने, एलन गुथ ने। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं पूछ सकता है, ये लेवल आप लोग का बहुत बढ़िया है। चलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम लोग टोटल जाने। पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रचलित सिद्धांतों के बारे में जाने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रचलित सिद्धांत ये 1 2 3 4 के अलावा कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज एलेमेंटरे ने। लेकिन इसका बढ़िया से व्याख्या किसने किया था? रॉबर्ट वेगनर ने। ठीक है। साम्यवाद या सतत सृष्टि सिद्धांत दिया था थॉमस गोल्ड और हॉर्मन बॉडी ने। थॉमस गोल्ड और हॉर्मन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत दिया था एलन संडेजा ने। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? एलन संडेजा ने। स्पीति सिद्धांत दिया था एलन गुथ ने। ये सारे सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से
प्रचलित सिद्धांत जो है उसमें संलग्न है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए आज हम लोगों ने जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में क्या था, एक अतिरिक्त घनत्व वाला गोला था, उसमें क्या हो गया महाविस्फोट, महाविस्फोट के बाद किसमें आ गया, कण के रूप में, कण सारे आपस में पास आ गए, कण पास आकर किस कौन सा रूप ले लिया, तारा का रूप ले लिया, तारा सारा कर मिलकर 100 अरब तारा मिलकर क्या बना लिया, आकाशगंगा बना लिया, 100 अरब तारा मिलकर क्या बना लिया, आकाशगंगा बना लिया। 3 आकाशगंगा को समूह को बोलते हैं सुपर क्लस्टर, जिसमें दुग्ध मेखला, मंदाकिनी और सॉरी दुग्ध मेखला या मंदाकिनी और देवयानी और है एनजीसी M33। हमारे सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, दूसरा देवयानी, तीसरा एनजीसी M33 और 100 अरब आकाशगंगा को समूह को बोलते हैं ब्रह्मांड। तो पूछेगा आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है, 100 अरब, और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब। दोनों का आंसर होगा 100 अरब, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ से अति उच्च घनत्व वाला गोला था, डेंसिटी हाई थी। इसके बारे में क्या पढ़ना होगा, कुछ नहीं पढ़ना है। कौन के बारे में क्या पढ़ना होगा, जितना पढ़ना था बता दिए। इसके बाद से किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, तारा के बारे में। तो आप लोग हेडिंग बनाइए कॉपी में, तारा। तारा यानी कि स्टार। चलिए तारा के बारे में जानते हैं, तारा की आखिर उत्पत्ति हुई कैसे। हम लोगों ने देखा तारा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले क्या था, एक अति उच्च घनत्व वाला गोला था, उसमें क्या हो गया, विस्फोट, विस्फोट के बाद क्या बने, कण बने, कण आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लिया, तारा का। अच्छा बताइए, जब कण आपस में मिले नहीं उससे पहले थोड़ा थोड़ा दूर होंगे, थोड़ा थोड़ा तो दूर होंगे। जब तारे दूर की अवस्था में थे, जब तारे के दूर की अवस्था में थे तो कैसी अवस्था होगी, गैसीय अवस्था की तरह रहेगी। आप लोग देखिए सूरज की रोशनी पर जो तारे चमकते हैं, सूरज की रोशनी पर जो कण चमकते हैं वो कैसे दिखते हैं, आप लोग देखे तो होंगे जरूर। वैसे ही अवस्था में थे, उस अवस्था को बोलते हैं विरल गैस। क्या बोलते हैं, विरल गैस। तो तारा की प्रारंभिक अवस्था कैसे थी, विरल गैस में। तारा की प्रारंभिक अवस्था कैसी थी, विरल गैस। अब बताइए कण तो धीरे धीरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, कण धीरे धीरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखिए कण धीरे धीरे पास आते गए, उसके बाद अवस्था हो गई निहारिका। और समझते हैं निहारिका क्या होगा, आप लोग कुहा तो देखे होंगे, बादल देखे होंगे, इससे कण थोड़ा समीप समीप में होते हैं, बहुत ज्यादा समीप में होते हैं, बहुत ज्यादा समीप नहीं होते लेकिन फिर बहुत समीप में होते हैं, जिस कारण हम लोग को धुंधला दिखाई देता है, जिस कारण हम लोग क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। जब तारे और थोड़ा करीब में आ गई, जो कण थोड़ा और करीब में आ गए, उस अवस्था को क्या बोलेंगे हम लोग, निहारिका। क्या बोलेंगे, निहारिका। तो तारे की प्रारंभिक अवस्था कौन सी हो गई, विरल गैस। उसके बाद की अवस्था कौन सी हो गई, निहारिका। और समझिए जब तारे थोड़ा करीब में आ गए उसके, तो उसे क्या बोलेंगे, निहारिका। और समझिए इसके बाद हो गया तारे का निर्माण। किसका निर्माण हो गया इसके बाद, तारा, क्योंकि कण पूरा आकर समीप में सकेंद्रित हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बन गया, तारा। और समझिए जब तारा बन गया, अभी सूर्य क्या है, तारा है, युवा तारा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़े, तारा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले तारा की अवस्था कैसी थी, विरल गए, उसके बाद निहारिका, उसके बाद से क्या, तारा बन गया। अब समझिए तारे की एज, जिस तरह मनुष्य की एज धीरे धीरे कम हो रही है, बढ़ती जा रही है, आयु कम, आयु भी बढ़ती जा रही है, उस तरह तारा की भी आयु बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर तारा युवा अवस्था में है, तारा युवा अवस्था में। तारा की 3 अवस्था होती है, पहला होती है युवा, दूसरा होती है प्रौढ़, और तीसरा होता है वृद्धावस्था। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है, और समझिए सबसे पहले तारा किस अवस्था में था, विरल गैस, उसके बाद की अवस्था निहारिका, अब बन गया तारा। अब तारा जब प्रौढ़ अवस्था में आएगा, अभी तारा किस अवस्था में, युवा अवस्था, जब तारा प्रौढ़ अवस्था में बन जाएगा तो बन जाएगा लाल दानव, लाल दानव यानी कि रेड जाइंट, इंग्लिश में बोलेंगे रेड जाइंट। और जब तारा लाल दानव बन जाएगा तो उसकी जो होती है आकार वो बढ़ जाएगी। जब तारा लाल दानव बनेगा तो उसकी आकार क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए जब तारा सूर्य, मान लीजिए एक तारा है, अभी सूर्य युवा अवस्था में है। अब जब अगर सूर्य लाल दानव बन गया, जो अभी संभव है नहीं, क्योंकि अभी 10 अरब साल के बाद सूर्य लाल दानव बनेगा, 10 अरब साल बहुत समय है, हम लोग कई पीढ़ी निपट जाएगी, तब तक सूर्य लाल दानव नहीं बनेगा। और समझिए सूर्य जब लाल दानव बनेगा तो जो सूर्य के समीप में जो 2 ग्रह है, बुध और शुक्र, वो दोनों को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो सूर्य क्या करेगा,
बुध और शुक्र दोनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो देखिए सबसे पहले तारा किस अवस्था, विरल गए, उसके बाद निहारिका, अब बन गया तारा। अब तारे के बाद कौन सी अवस्था होगी, लाल दानव। यहाँ पे तारा कौन सी अवस्था में हो गया, प्रौढ़ अवस्था। कौन सी अवस्था में हो गया, प्रौढ़ अवस्था। अब देखिए जब तारे लाल दानव बनेंगे तो तारे दो तरह से टूट जाते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। जो छोटा तारा होता है उसे बोलते हैं, जो छोटा तारा होगा उसे बोलते हैं, और जो बड़ा तारा होगा उसे बोलते हैं अभिनव तारा। चलिए बड़ा तारा क्या बोलेंगे, अभिनव तारा, और छोटे तारे को बोलते हैं श्वेत वामन। छोटे तारे को क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। और छोटे तारे की अंतिम स्थिति होती है काला वामन। देखिए सबसे पहले तारा किस अवस्था, बिरल गैस, उसके बाद क्या अवस्था, निहारिका, उसके बाद क्या बन जाएगा, तारा। तारा बनने के बाद लाल दानव। लाल दानव बनने के बाद तारे दो तरीके से टूटते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके। छोटा तारा क्या बन जाएगा, श्वेत वामन। छोटा तारा क्या बनेगा, श्वेत वामन। और बड़ा तारा क्या बन जाएगा, अभिनव तारा। बड़ा तारा क्या बन जाएगा, अभिनव तारा। श्वेत वामन कितने, श्वेत वामन की अंतिम स्थिति काला वामन। यहाँ पे तारे हो जाएंगे मृत, यानी कि तारे मर जाएंगे। यहाँ पर तारा क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब समझिए बड़ा तारा जो होता है अभिनव तारा बनता है। क्या बनता है, अभिनव तारा। और अभिनव तारा तीन अवस्था में टूटते हैं। कितने अवस्था में टूटते हैं, तीन अवस्था। जिसमें से पहली अवस्था होती है न्यूट्रॉन तारा, जिसकी पहला तारा कौन सा होगा, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा होता है पल्सर, और तीसरा होता है क्वेसर। समझिए छोटा तारा क्या बन जाएगा, श्वेत वामन। श्वेत वामन की अंतिम स्थिति काला वामन। बड़ा तारा क्या बन जाएगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा कितने तारे में टूटेंगे, तीन। पहला कौन, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा पल्सर। तीसरा क्वेसर। और न्यूट्रॉन तारा ही आगे जाकर बनता है ब्लैक होल। क्या बनता है, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। जिसकी डेंसिटी क्या होती है, घनत्व बहुत ज्यादा होती है। जिसकी घनत्व क्या होती है, बहुत ज्यादा। घनत्व क्या होगी, ज्यादा। और ये जो पल्सर है इसकी चमक, ये क्या होते हैं तारे, बहुत ज्यादा चमकीला होते हैं। जो पल्सर तारे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चमकीला। जो ब्लैक तारे होते हैं वो कैसे तारे होते हैं, मृत तारे। पल्सर कैसे तारे, मृत तारे। क्वेसर कैसा तारा, मृत तारा। क्वेसर क्या होती है, क्वेसर में क्या गुण होती है, इसकी चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले तारा की प्रारंभिक अवस्था पूछेगा तो विरल गैस, उसके बाद की अवस्था निहारिका, उसके बाद क्या बन गए, तारा। तारा के बाद क्या बनेगा, लाल दानव। लाल दानव बनने के साथ कौन सी अवस्था में जाएगा, प्रौढ़ अवस्था। यहाँ तारा कौन सी अवस्था में है, युवावस्था। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। छोटा तारा क्या बनेगा, श्वेत वामन। श्वेत वामन की अंतिम स्थिति काला वामन। काला वामन बनते के साथ तारे क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। बड़ा तारा क्या बनेगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा कितने तारे में टूट देंगे, तीन। पहला कौन, न्यूट्रॉन तारा। दूसरा पल्सर। तीसरा क्वेसर। सबसे अगर चमकीला तारा पूछा जाए तो न्यूट्रॉन तारा। सबसे चमकीला मृत तारा कौन सा हो गया, पल्सर। सबसे चमकीला मृत तारा कौन सा हो गया, पल्सर। पल्सर। और सबसे अधिक चुंबकीय क्षमता वाला मृत तारा क्वेसर। सबसे अधिक चुंबकीय क्षमता वाला मृत तारा कौन सा हो गया, क्वेसर। और बताइए तो न्यूट्रॉन तारा आगे क्या बनेगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होती है, घनत्व क्या होती है, हाई होती है। ब्लैक होल की घनत्व क्या होती है, ज्यादा होती है। चलिए यहां तक सब लोग क्लियर हो गया, यहां तक सब लोग क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग तारे के बारे में पूरा चीज जान लिए। तारे के निर्माण कैसे हुई, तारे के विघटन कैसे होती है, यानी तारे बनते कैसे हैं, तारे मरते कैसे हैं। यहां तक हम लोग सब लोग जान लिए। अब चलिए इसके बाद पढ़ते हैं आकाशगंगा के बारे में। इसके बाद हम लोग जानते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा क्या होती है, देखिए तारे के निर्माण के बाद सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था वो आकाशगंगा थी, जिसका निर्माण लगभग 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अब समझिए आकाशगंगा, इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है। अभी ड्रॉ करते हैं।
ये हो गई आपकी आकाशगंगा। ये क्या हो गई? आकाशगंगा। इंग्लिश बोलते हैं इसको गैलेक्सी। अब देखिए इसकी आकृति आपको कैसी दिखाई दे रही है? स्प्रिंग की तरह दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? इसकी आकृति होती है स्प्रिंग की तरह, स्पाइरल यानी सर्पिलाकार। इसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, इसकी आकृति कैसी हो गई? सर्पिलाकार। अच्छा बताइए इसकी पूरी आकृति सर्पिलाकार है? कुछ तो गोल यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी पूरी आकृति सर्पिलाकार नहीं है। इसकी कितनी आकृति सर्पिलाकार है? मात्र 80%। इसकी 80% जो आकृति है कैसी है? सर्पिलाकार। तो आकाशगंगा की आकृति कैसी हो गई? सर्पिलाकार। अच्छा बहुत पहले ही आप लोगों को बताए थे कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है? थोड़ा कमेंट करिए, थोड़ा कमेंट करिए, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है? थोड़ा कमेंट करिएगा, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है? चलिए हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। और मिल्की वे के देखा देखिए हिंदी मीडियम वाला क्या बोलने लगा? दुग्ध मेखला। क्या बोलने लगा? दुग्ध मेखला। तो जैसे एक ही आदमी का 3 नाम नहीं होता है, उसी तरह हमारे आकाशगंगा का 3 नाम है। एक नाम है मंदाकिनी, दूसरा नाम है मिल्की वे, तीसरा नाम है दुग्ध मेखला। तीसरा नाम क्या है? दुग्ध मेखला। मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। क्लियर हो गया? अब पूछेगा कि हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? तो कौन है? देवयानी। हमसे सबसे करीबी कौन हो गई? देवयानी। हमसे सबसे करीबी कौन हो गई? देवयानी। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। हमसे सबसे करीबी कौन हो गई? देवयानी। और पूछेगा कि हमारे को सुपर क्लस्टर की बात की जाए तो सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगा होती है। एक हो गई मंदाकिनी, दूसरी हो गई देवयानी, तीसरी कौन सी है? NGCM33। तीसरी आकाशगंगा कौन सी हो गई? NGCM33। NGCM33। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब जानते हैं अपने आकाशगंगा मंदाकिनी के बारे में। क्योंकि देखिए आकाशगंगा की आकृति कैसे? सर्पिलाकार। जो आकाशगंगा का केंद्र वाली भाग होती है, बीच वाली एकदम केंद्र वाली भाग होती है, इसको बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं? बल्ज। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आकाशगंगा का केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? बल्ज। क्या बोलते हैं? बल्ज। अब समझिए आकाशगंगा का जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं मध्य भुजा। क्या बोलते हैं? मध्य भुजा। और जो आकाशगंगा के बाहर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं बाहरी भुजा। चलिए आकाशगंगा केंद्रीय भाग क्या बोलते हैं? बल्ज। मध्य भाग को मध्य भुजा, और बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? बाहरी भुजा। जो नए तारे होते हैं, जो अभी नए तारे हैं, वो रहते हैं बाहरी भुजा में। जो नए तारे कहाँ रहते हैं? बाहरी भुजा में। और जो तारे प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो चल जाते हैं मध्य भुजा में। और जो तारे मृत हो जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बल्ज में। तो नए तारे कहाँ रहेंगे? बाहरी भुजा में। नए तारे कहाँ रहते हैं? बाहरी भुजा में। जो तारे प्रौढ़ अवस्था में आ गए यानी कि लाल दानव टाइप का बन गया वो कहाँ चले जाएंगे? प्रौढ़ अवस्था वाले तारे कहाँ चले जाएंगे? प्रौढ़ तारे कहाँ चले जाएंगे? मध्य भुजा में। और जो तारे मर जाते हैं यानी मृत तारे कहाँ रहेंगे? बल्ज में। अच्छा बताइए सबसे अधिक आकाशगंगा में तारे कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक आकाशगंगा में तारे कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक आकाशगंगा में तारे पाए जाते हैं बल्ज में। तो सबसे अधिक तारे कहाँ होंगे? बल्ज में। अधिक तारे कहाँ होंगे? बल्ज में। अच्छा एक क्वेश्चन है कि बताइए तो अगर बल्ज में तारे पाए जाते हैं तो ब्लैक होल कहाँ पाया जाता है? देखिए ब्लैक होल भी कहाँ पाए जाएंगे? बल्ज में। क्योंकि ब्लैक होल क्या है? एक मृत तारा का रूप है। क्या है? एक मृत तारा ही है। तो ब्लैक होल कहाँ पाए जाएंगे? बल्ज में। बल्ज क्या है? आकाशगंगा का केंद्रीय भाग। तो ब्लैक होल कहाँ पाए जाएंगे? बल्ज में। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। एक
पीछे जब तारे की बात डिस्कस किए थे, जब पीछे हम लोग तारे की बात डिस्कस कर रहे थे तो बताए थे कितना बड़ा जो तारा होगा अभिनव तारा बनेगा और कितना जो छोटा तारा होगा वो क्या बनेगा, श्वेत वामन। तो इस कंडीशन में सुनिए, यहाँ बताए थे ना कि छोटा तारा क्या होगा, श्वेत वामन बनेगा और बड़ा तारा क्या बनेगा, अभिनव तारा। छोटा तारा क्या बनेगा, श्वेत वामन, बड़ा तारा क्या बनेगा, अभिनव तारा। तो एक बात ये यहाँ कन्फर्म जाती है कि कितना छोटा तारा अभिनव तारा, कितना छोटा तारा श्वेत वामन बनेगा और कितना बड़ा तारा अभिनव तारा बनेगा। तो इसके लिए एक सीमा दी गई है, जिस सीमा को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। इसके लिए एक सीमा दी गई है जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा इतनी है कि सन के द्रव्यमान का, सन के द्रव्यमान का यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। अब समझते हैं, जो तारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना ज्यादा है, भारी है, वो क्या बन जाएगा, अभिनव तारा। जो तारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना है, ज्यादा है, वो क्या बन जाएगा, अभिनव तारा। अब समझिए, जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना अधिक बड़ा तारा क्या बनेगा, अभिनव तारा। इससे छोटा तारा क्या बन जाएगा, श्वेत वामन। अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। बताइए यहाँ पे कि सूर्य जो है वो श्वेत वामन बनेगा या फिर अभिनव तारा। सूर्य क्या बनेगा, श्वेत वामन या फिर अभिनव तारा। तो देखिए इसका आंसर है कि सूर्य क्या बनेगा, श्वेत वामन। क्योंकि सूर्य के द्रव्यमान के जो 1.44 गुना बड़ा तारा है वही क्या बन सकता है, अभिनव तारा। मान लेते हैं सूर्य का वजन है 100 kg, ऐसे मान लेते हैं, लेकिन है नहीं। सूर्य का वजन कितना है, 100 kg, तब 144 kg हो गया। इसके 1.44 गुना कितना हो गया, 144 kg। वही क्या बन सकता है, अभिनव तारा। 144 kg या 144 kg से ज्यादा वाला तारा क्या बनेगा, अभिनव तारा। यहाँ पर सूर्य के द्रव्यमान कितना हो गया, 100 kg। क्या सूर्य अभिनव तारा बन पाएगा, कभी नहीं बनेगा। सूर्य अभिनव तारा नहीं बन सकता है, सूर्य अभिनव तारा नहीं बन सकता है। मान लीजिए एक तारे के वजन है इस 142 kg, वो क्या अभिनव तारा बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। क्योंकि अभिनव तारा बनने के लिए एक सीमा है, वो सीमा क्या है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा तारा है तो क्या बन जाएगा, अभिनव तारा। तो एक क्वेश्चन यहां से और ले लीजिए, क्या सूर्य ब्लैक होल की घटना तक कभी पहुंच पाएगा। तो इसका जवाब है नहीं, कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि सूर्य क्या बनेगा, श्वेत वामन, और श्वेत वामन बनकर क्या बन जाएगा, काला वामन। तो सूर्य की अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी, काला वामन। सूर्य की अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी, काला वामन। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग ये भी डिस्कस कर लिए, सूर्य क्या होता है, कैसे होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लिए थे, आकाशगंगा के बारे में पढ़ लिए थे, बिग बैंग थियरी भी पढ़ लिए थे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बिग बैंग थियरी के बारे में थोड़ा सा लिख कर लाए हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग आज से कितना अरब वर्ष पहले, 13.8 अरब वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व, 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड, जो अभी का ब्रह्मांड है, एक अत्याधिक सघन एवं अत्याधिक उच्च घनत्व वाले, अत्याधिक उच्च तापमान एवं एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। समझिए, जो बात हम बताए हैं वही बात यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आज से 13.8 अरब साल पहले क्या था, एक गोला था। यही बात तो यही बताया जा रहा है कि एक सूक्ष्म पिंड, एक एकल सूक्ष्म पिंड या बिंदु के रूप में था, एक गोला के रूप में था, जिसे क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी। क्या बोलते हैं, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया। जिसे इस बिंदु क्या बोला गया, सिंगुलरिटी, यानी इस गोला क्या बोला गया, सिंगुलरिटी। ठीक है, इस पिंड में क्या होगा, महाविस्फोट के पश्चात, इस पिंड में महाविस्फोट के पश्चात, यानी इस पिंड में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। उसके बाद किसका हुआ, ब्रह्मांड का प्रसार आरंभ हुआ। ब्रह्मांड का प्रसार क्या हुआ, आरंभ हुआ, जो अभी तक क्या है, जारी है, जो अभी तक क्या है, जारी है। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए, जब ब्रह्मांड का प्रसार हो गया तो ब्रह्मांड के प्रसार होने के साथ साथ क्या क्या चीजें मिली हमको, इसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, जब ब्रह्मांड का प्रसार हुआ उस समय हम लोग को देखने को मिली 3 तरह के कण, जो इससे पहले नहीं थे। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
ये 3 तरीके के कण देखने को मिली और यही 3 कण मिलकर किसका किसका निर्माण करते हैं? परमाणु का। समझिए, इसी के बाद बिग बैंग थियरी के बाद से ही अच्छा, बिग बैंग थियरी का क्या हो गया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद से ही हम लोग को समय की गणना प्रारंभ हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद से क्या हुई? समय की गणना प्रारंभ हुई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा समय की गणना कब से प्रारंभ हुई? बिग बैंग थियरी के बाद से। समय की गणना कब से प्रारंभ हुई? बिग बैंग थियरी के बाद से। अब समझिए, ये जो ब्रह्मांड है ये खिंचाव के कारण फट गया। खिंचाव के कारण क्या हो गया? फट गया। अब समझिए, ये जो ब्रह्मांड खिंचाव के कारण फट गया, तो बताइए इसमें खिंचाव कैसे आ रही है, क्यों आ रही है? इसको एक वैज्ञानिक ने बहुत बढ़िया से प्रतिपादन किया, जिसका नाम था एडविन हब्बल। क्या नाम था? एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल ने कहा कि ये ब्रह्मांड जो है, जो ब्रह्मांड है जो क्या कर रही है? निरंतर ब्रह्मांड है जो निरंतर विस्तृत हो रही है। इस बात को किसने कहा था? एडविन हब्बल ने। समझिए, जो हमारा ब्रह्मांड है वो क्या हो रही है? रोज थोड़ा थोड़ा विस्तृत हो रही है, रोज थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर जा रही है। इसे किसने कहा था? एडविन हब्बल ने। अच्छा, एडविन हब्बल ने किस आधार पर कहा था? क्योंकि एडविन हब्बल ने देख लिया था कि दो आकाशगंगाओं के मध्य दूरी बढ़ रही है। दो आकाशगंगाओं के मध्य क्या हो रही है? दूरी बढ़ रही है। दो आकाशगंगाओं के मध्य बढ़ते दूरी के अनुसार। अब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस विद्वान ने बताया था कि हमारा ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है? किसने बताया था? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने। चलिए, आज हम लोग पढ़े कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारे की उत्पत्ति कैसे हुई और आकाशगंगा क्या होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे देख लीजिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो प्रचलित सिद्धांत है, जैसे बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट का सिद्धांत, इसको किसने किया था? किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंत्रे। जॉर्ज लेमेंत्रे क्या थे? एक पादरी थे। कहाँ के? बेल्जियम के। बेल्जियम के क्या थे? पादरी थे। पादरी यानी कि पूजा कराने वाला। ठीक है। और समझिए, इसको बढ़िया से व्याख्या किसने किया था? रॉबर्ट वेगानेर ने किया था। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए और 3 सिद्धांत प्रचलित है, जिसको साम्यवाद या सतत सृष्टि सिद्धांत कहा जाता है। इसे दिया था थॉमस कुल्ट और हॉर्मन बॉडी ने। ठीक है। दोलन गति का सिद्धांत दिया था एलन संडेजा ने और स्पीति सिद्धांत किसने दिया था? एलन गुथ ने। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि तारा क्या होता है, तारा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो तारा सबसे पहले किस अवस्था में था? बिरल गैस। उसके बाद निहारिका। उसके बाद क्या बन गया? तारा। लाल दानव। छोटा तारा क्या बन गया? श्वेतवामन। श्वेतवामन की अंतिम स्थिति काला वामन। बड़ा तारा क्या बन गया? अभिनव तारा। अभिनव तारा कितने अवस्था में टूट गए? 3। पहला न्यूट्रॉन तारा, दूसरा पल्सर, तीसरा क्वेसर। न्यूट्रॉन तारा के चलो क्या बन गए? ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होती है? घनत्व ज्यादा होती है। ब्लैक होल क्या है? एक मृत तारा है। ठीक है। और पल्सर क्या है? एक मृत तारा है जिसका जो क्या होता है? बहुत ज्यादा चमकीला होता है। क्वेसर क्या होती है? चुंबकीय क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। चलिए, यहां से हम लोग एक बात नोट और कर लीजिएगा, चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होती है। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा सा आकाशगंगा के बारे में पढ़े। आकाशगंगा का मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मध्य भुजा। और केंद्रीय भाग क्या बोलते हैं? केंद्रीय भाग को बोलते हैं बल्ज। बल्ज में क्या होते हैं? मृत तारे। जो मध्य भाग में कैसे तारे होते हैं? प्रो तारे। और बाहरी भुजा पर कैसे होते हैं? नए तारे। तो एक आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सूर्य आकाशगंगा मंदाकिनी के कौन से भाग में है। ठीक है। आज के लिए इतना ही रन देते हैं। कल से हम लोग आकाशगंगा से डेली क्लास चलेगा। डेली आप लोग क्लास का टाइमिंग है 1:15 PM। ठीक है। कल से हम लोग शुरू करेंगे आकाशगंगा को विस्तृत रूप से पढ़ना। ठीक है। कल से हम लोग आकाशगंगा को विस्तृत रूप से पढ़ना शुरू करेंगे कि आकाशगंगा है क्या, आकाशगंगा के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। और सुनिए, और कल से हम लोग क्लास कब से चलेगा? 1:15 चलेगा ज्योग्राफी। अभी ज्योग्राफी का 5 से 6 क्लास की जाएगी, केवल थ्योरेटिकल। ठीक है। 5 से 6 क्लास होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? थियरी। अब जैसे ही 5 से 6 क्लास हो जाएंगे उसके बाद से एक आप लोगों के लिए और क्लास ला दिया जाएगा जिसमें हम जो पढ़ा है उसका MCQ करा देंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम में क्या पूछेगा? MCQ।
तो आज से 5 से 6 दिन या मिनिमम मैक्सिमम एक हफ्ता के बाद हम एमसीक्यू भी शुरू करेंगे इसका, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और देखिए ये बहुत ज्यादा डीप पढ़ाई जाएगी। डीप बोले तो एसएससी सीजीएल, और बीपीएससी लेवल भी इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं। कल हम पढ़ाएंगे आकाशगंगा के बारे में। हमारी क्लास चलेगी 1:15 पे। ठीक है, चलिए आज के लिए रहने देते हैं।